हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग फंडामेंटल राइट्स जो है पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और देखा जाए तो हम लोग जो संविधान स्टार्ट किए थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किए थे और जिसका बेस हम लोग लेके चल रहे हैं एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत को लेके लाइन बाय लाइन हम लोग जो है पढ़ रहे हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं एक एक चीज को मैं बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूं। ठीक है, और धीरे धीरे करके हम लोग जो है पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके बाद में फिर जो इसके सोर्सेस थे, फिर ऐसे ऐसे करते करते हम लोग जो है ये फंडामेंटल राइट्स तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि भाग 3 में है। आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक जो फंडामेंटल राइट्स होती हैं उसको एक एक आर्टिकल बहुत अच्छे से हम लोग ने किया है। ठीक है, और अब इसके आगे हम लोग, जैसे मैंने कल कहा था कि अब हम लोग जो है इसकी नेक्स्ट क्लास जो है में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका अगला चैप्टर जो है वो है क्या, हम लोग डीपीएसपी। ठीक है, क्या है डीपीएसपी, डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल मैं लिख ही देता हूं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या हिंदी में इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसको बोला जाता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भाग 4 में दे रखा है। ठीक है, पार्ट 4 में इसको दे रखा है। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल नंबर इसी के बाद में जहां फंडामेंटल राइट खत्म होता है, ठीक है, 35 में, तो ये 36 से 51 तक इसको दे रखा है। ठीक है, 36 से 51 तक ये आर्टिकल में इसको उल्लेखित है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक का। ठीक है, क्या है ये, कैसे है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, थोड़ी सी हम लोग बात चर्चा पहले करेंगे, इसको समझेंगे, उसके बाद में हम लोग किताब में जो है देखेंगे कि किताब में क्या क्या चीजें इसको दे रखा है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए। देखो होता क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके नाम में ही सब कुछ इसको दे रखा है। ठीक है, क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, मतलब ऐसी कोई पॉलिसी, ठीक है, ऐसी कोई पॉलिसी वो जो कि स्टेट के लिए होगी। और ये कैसी पॉलिसी है, डायरेक्टिव, मतलब डायरेक्शन देने के लिए ऐसी पॉलिसी जो स्टेट को पॉलिसी बनाते समय उसको डायरेक्ट किया गया है कि आप जो है जो पॉलिसी बनाएंगे अपनी कंट्री के लिए वो कैसे बनाएंगे, क्या क्या चीजें उसमें रखेंगे, किन चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसी बनाएंगे, वो सारी चीजें जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दे रखी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दे रखी है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं जरा थोड़ा सा मैं कंपेयर करूंगा फंडामेंटल राइट से क्या कैसे क्या चीज आई है। ठीक है, होता क्या है, देखो डीपीएसपी इसकी जरूरत क्या पड़ी और इसका महत्व क्या है हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे समाज में आज के डेट में इसका महत्व क्या है। हुआ क्या कि डायरेक्टिव जो फंडामेंटल राइट थे, जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो बनाते वक्त इन्होंने देखा कि भाई जो हमारा देश है, हमारा देश जो है आजाद तो हो चुका है। ठीक है, आजादी हो गई है और आजाद होने के बाद में, ठीक है, आजाद होने के बाद में क्या वो जो कंडीशन थी उस समय, वो कंडीशन हम लोग की जो है बहुत पुअर थी। ठीक है, हम इकोनॉमिकली देखा जाए और सोशली देखा जाए, मतलब हर मामले में जो है हम लोग बहुत ज्यादा जो है पिछड़े हो चुके थे, बहुत ज्यादा पुअर हो चुके थे। ठीक है, तो समाज को अब क्या होगा, अब चूंकि इतने पुअर हो गए थे तो उस समय जो है हमारे समाज में जो है बहुत सारी चीज की नेसेसिटी थी, पैसे की जरूरत थी, ठीक है, रोजगार की जरूरत थी, ठीक है, गरीबी को हटाना था, पावर जो तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट था उसको हटाना था, ठीक है, शिक्षा को देना था, मतलब कुल मिला के बहुत सारी चीजें जो है ये सारी चीजें देना था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है देने के लिए, ये सारी चीजें देने के लिए जो है अब समाज जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इस अब देखो बहुत सारी चीजें चाहिए, ठीक है, बहुत सारी चीजें। अब जैसे हम लोग जब आजाद हुए 47 में,
ठीक है, 1947 में आजाद हुए, तो उस समय हमारे पास जो है जो डिमांड थी, चूंकि बहुत ज्यादा हम लोग वीक थे, बहुत ज्यादा हर मामले में वीक थे, तो इस वजह से अब हम लोगों को हर चीज चाहिए, पैसा भी चाहिए, ठीक है, पैसा भी चाहिए, हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए, हम लोग को भोजन भी चाहिए, हम लोग को शिक्षा भी चाहिए, हम लोग को इलेक्ट्रिफिकेशन भी चाहिए, हम लोग को डेवलपमेंट मतलब स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट मतलब जो है विकास जो करना है वो भी सब करना है, तो सारी चीजें हम लोग को चाहिए। लेकिन तो इन्होंने सोचा, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सोचा कि साहब चाहिए तो हमको बहुत सारी चीजें, ठीक है, लेकिन क्या है, मान लो 10 चीजें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जो 10 चीजें चाहिए, अब 10 चीजों में से अब होता क्या है कि जब हमारी कंडीशन जब ऐसे मान लो हम लोग आजाद हुए, अब हम लोग जो है सारी बागडोर हम लोग के ऊपर आ गई, अब हम लोगों को क्या करना है, इस बागडोर को लेके पूरे देश को आगे बढ़ना है और उसको उद्धार करते हुए और ये जितनी जरूरतें हैं इसको पूरा करते हुए। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या किया कि फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 चीजें चाहिए, तो इस 10 चीजों में दो भाग में डिवाइड कर दिया। क्या कि पहली ऐसी चीजें रखी कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीजें जो है जो जरूरत बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको जो है इन्होंने ऐसे ऐसे पहली लिस्ट में रखा, लिस्ट 1 में। और जो चीज जैसे लिस्ट 2, जो चीजें थोड़ा सा मतलब इससे जो है कम हो सकती हैं, ठीक है, इससे कम हो सकती हैं, उसको जो है लिस्ट 2 में रखा, लिस्ट 2 में रखा। अब देखो, अब इसका जो एग्जांपल जो है ऐसे लिस्ट 1 लिस्ट 2 से आपको समझ में कुछ आया, ठीक है, लेकिन एक मैं लाइव एग्जांपल लेता हूं तो उससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे एक मान लो क्या है, एक फैमिली है, ठीक है, एक परिवार है। अब ये एग्जांपल बहुत ध्यान से सुनना, इससे जो है लिंक है और ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा आपके दिमाग में। जैसे मान लो एक परिवार है, ठीक है, अब एक परिवार है और उस परिवार में मान लो क्या है कि जैसे फादर है, ठीक है, पिताजी हैं, कहाँ गया वो, पिताजी हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, ये वाला एग्जांपल आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा देगा कि फंडामेंटल राइट और उसका क्या महत्व है, ठीक है। अब एक फैमिली है, एक परिवार है, तो फैमिली में क्या हुआ, ठीक है, अब पिताजी हैं, ठीक है, फादर है। अब ये फादर जो है, ही इज द ओनली पर्सन टू अर्न लाइवलीहुड इन द फैमिली, ठीक, ये एक अकेला पर्सन है जो कि कमाने वाले हैं, ठीक है। और कम से कम जो है अब फैमिली में ट्री क्या है, फैमिली ट्री ऐसे कुछ है, ठीक है। अब इनके भी पिताजी होंगे, माने ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, ग्रैंडमदर हैं, ठीक है, इनकी वाइफ होंगी, ठीक है, इनके 3 मान लो बच्चे हैं, ठीक है, 3 बच्चे हैं, ठीक है, 3 बच्चे हैं, सन और ये डॉटर, मान लो ऐसे 3 बच्चे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब पिताजी हैं, पिताजी कमाने वाले एक हैं, फैमिली मेंबर इतने लोग हैं। अब हुआ क्या कि अब पिताजी की, अब देखो चूंकि एक बंदा कमाने वाले और जो स्पेंड करने वाले वो बहुत लोग हैं, तो पिताजी क्या करेंगे, पिताजी अब जो भी पैसा है उस पैसे को जो बेसिक नेसेसिटीज हैं जैसे रोटी कपड़ा मकान, इस पर पहले फोकस करेंगे, ठीक है, इस पर फोकस करेंगे कि भाई कम से कम जो है इस पूरे परिवार को अच्छे से भोजन मिल जाए, है ना, रहने के लिए घर हो जाए, ठीक है, और पहनने के लिए कपड़ा हो जाए। ये 3 चीजें जो बेसिक नेसेसिटी हैं, ये सारी चीजें जो है इनको पहली प्रायोरिटी तो यही रहेगी कि इनको मिल जाए, ठीक है। उसके बाद में फिर जो ये सब चीजें हो जाएंगी तो फिर जैसे हो गया बिजली हो गया, है ना, बिजली हो गया, है ना, और भी मूलभूत जैसे पानी की व्यवस्था हो जाए, ठीक, पानी की मान लो नल लग जाए। अभी तक चाहे मान लो बाहर से कोई सरकारी नल लगा था तो उसमें गए, उसमें से पानी भर ला रहे थे, लेकिन अब सोचा क्या कि भाई रोटी कपड़ा मकान हो गया, अब ना एक घर में अगर नल लग जाए, अगर सबमर्सिबल लग जाए या ऐसे ही नल लग जाए, हैंडपंप वाला लग जाए तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये सब होगा। अब क्या हुआ, ये बेसिक नेसेसिटीज जो ये इन्होंने पिताजी ने जो करी, जो प्राइमरी रूप से वो जो हम लोग ने लिस्ट 1 में रखा था, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, तब तक क्या हुआ, बच्चे बड़े हो गए और बच्चे बड़े होने के बाद में पता चला सन नंबर 1 का इसकी नौकरी लग गई, ठीक, इसकी नौकरी लग गई। अब क्या हुआ, मान लो जो पिताजी कुछ कमा रहे थे, फॉर एग्जाम्पल मान लो 30,000 रुपए कमा रहे थे, फॉर एग्जाम्पल पिताजी 30,000 कमा रहे थे, बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे की नौकरी लगी, इसकी नौकरी लग गई 50,000 की, इसकी नौकरी लग गई 50,000 की। अब टोटल इनकम कितनी हो गई, 80,000 रुपए,
ठीक। अब टोटल इनकम 80 हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, 50,000 रुपए इंक्रीमेंट होने की वजह से अब क्या होगा, अब इनकी जो बेसिक नेसेसिटी तो पिताजी ने पूरी कर दी थी। अब जो और भी भाई, क्योंकि बेसिक रोटी कपड़ा मकान और बिजली और पानी, बस इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि जरूरत है घर में, ठीक। वो चीजें नहीं हो पा रही थी, तो अब क्या होगा, लेकिन जरूरत तो है, तो वो चीजें जो है अब जब ये पैसा आया तो अब इससे जो है ये पूरा होगी, ठीक है। तो ये जो है ये सारी जो और बाकी जरूरतें हैं ये क्या है, ये आपकी लिस्ट होगी। अब यही चीज समझो कि जब हमारे जो संविधान के निर्माता जो थे, तो उस समय उन्होंने देखा कि जो चीजें बहुत ज्यादा नेसेसिटी थी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसको इन्होंने क्या रखा, फंडामेंटल राइट में रख दिया। कि मतलब ये सारी चीजें जो है बहुत, जैसे लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये तो फंडामेंटल राइट होना ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि बच्चों को रोजगार के लिए, ठीक है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तो हमारा बहुत जरूरी है। अगर बोल नहीं पाएंगे, अगर घर में कर देंगे, तो फिर हम आगे काम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सारी फ्रीडम जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, उन सारी चीजों को इसमें फंडामेंटल राइट्स में रख दिया गया। और उसके अलावा जो चीजें इससे अलावा जो बची, जो कि जरूरत तो है, और सरकार जो है, जो सरकार इन जनता के द्वारा जो सरकार चुनी जाएगी, वो सरकार जो है इन सारी चीजों को जो है सारा डेवलपमेंट करेगी। तो वो सारी की सारी चीजें जो है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में उनको रखा गया, ठीक है। ध्यान से सुनना, जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी उनको फंडामेंटल राइट भाग 3 में रखा गया, और जो चीज थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी, उनको भाग 4 में रखा गया। ये आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक था। ये आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक था, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 36 से 51 था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, इनके बिना गुजारा नहीं हो सकता, ठीक है। फंडामेंटल राइट के बिना गुजारा नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गई। इस वजह से ये जस्टिसिएबल इन नेचर है। ये क्या है, ये जस्टिसिएबल है, ठीक है। जस्टिसिएबल मतलब इनका अगर उल्लंघन होगा तो आप जो है कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आप जा सकते हो। लेकिन इनका उल्लंघन हुआ, ये अगर नहीं पूरा हुई, तो ये क्या है, ये नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल माने क्या है, इनके अगर उल्लंघन होता है या ये नहीं पूरा होती है, तो इनको नॉन जस्टिसिएबल मतलब आप इनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो। समझ में आया, इसको जो है कोर्ट आप नहीं जा सकते हो। पक्का समझ में आया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो DPSP जो है ये थोड़ा सा फंडामेंटल राइट से जो है कम इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इनको जो DPSP में रखा गया, ठीक है। और फंडामेंटल राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से इसको फंडामेंटल राइट में रखा गया। और इंपॉर्टेंट है इस वजह से इनको करना जरूरी है। अगर इनका उल्लंघन होगा तो आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन DPSP के उल्लंघन में कोर्ट आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, अब आते हैं हम लोग सीधे DPSP में कि DPSP जो है इनको लिया कहां से गया है, इनको आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। आयरलैंड से लिया गया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आपको मालूम है, मैंने आपको बहुत बार स्टार्टिंग में पढ़ाया था, जब सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, कि जो DPSP है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना है। मैंने कई बार एग्जांपल में लिया करता हूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कैसे लिया गया है, कि जैसे आपको मैंने एग्जांपल लिया था कि आपको खाना, मान लो तहरी बनानी है, और आपको तहरी बनाने के, जिसको पीले चावल भी बोलते हैं बहुत लोग यहाँ, है ना। तो तहरी जैसे बनानी है, तो तहरी बनाने के लिए आपके पास कोई सामान नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने पड़ोसियों से आपने बोरो किया। मान लो किसी से आपने चावल ले लिया, किसी से आपने तेल ले लिया, किसी से आपने मसाला ले लिया, किसी से आप गैस ले लिए, किसी आप कुछ और ले लिए, लेकिन वो सारी चीजें बोरो करके आपने उस तहरी को बनाया अपने तरीके से है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कई सारे सोर्सों से जो है सारी चीजें ली गई हैं। DPSP कहीं से ली गई है, फंडामेंटल राइट कहीं से लिया गया है, राष्ट्रपति के लिए कहीं से अलग से लिया गया है,
प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको कहीं और से लिया गया है। ठीक, तो सारी चीजें कहीं से ली गई हैं, लेकिन उसको अपने तरीके से, अपने नीड के हिसाब से, अपने भारत की नीड के हिसाब से उसको जो है अपने तरीके से बनाया गया है। उसी प्रकार से डीपीएसपी जो है, जो आयरलैंड से इसको लिया गया है, और आयरलैंड ने भी जो है इसको जो है कहीं और से जो है इसको लिया हुआ है। ठीक है, इसने जो है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसने लिया था। ठीक है, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से आयरलैंड ने भी लिया था। ठीक है, हम लोग ने कहां से लिया है? आयरलैंड से। इतना याद कर लो, स्पेनिश में इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जानने के लिए आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आयरलैंड से हम लोग ने डीपीएसपी कहां से लिया है? आयरलैंड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारी चीजें नोट कर लेना। जैसे डीपीएसपी कौन से पार्ट में है, ठीक है, कौन से आर्टिकल में है, कहां से लिया गया है। ठीक है, और जो है हम लोग ने 1937 में इसको जो है 1937 में लिया था। ठीक है, और समझो, आगे समझो। ठीक है, कौन से भाग में है। उसके बाद में अब हम लोग बहुत ध्यान से आगे चलते हैं कि क्या क्या चीजें ये है। ठीक है, अब हम लोग देखो, जैसे हम लोग ने बताया कि जो डीपीएसपी है, ठीक है, जो डीपीएसपी क्या है? जैसे फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट जो है हम लोग ने देखा था कि जो फंडामेंटल राइट है जो भाग 3 में था, और आर्टिकल नंबर 12 से लेके जो आर्टिकल नंबर 12 से 35 था। ठीक, तो हमारी जो फंडामेंटल राइट्स थी, ये तो आर्टिकल है, 12 से 35 आर्टिकल है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो हमारी फंडामेंटल राइट है, ये क्या है? ये 6 भागों में डिवाइडेड है ना, 6 भागों में डिवाइडेड है। राइट टू इक्वालिटी है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक, ऐसे करके 6 भागों में डिवाइडेड है। तो क्या ये चीज डीपीएसपी में भी ये एप्लीकेबल है? हाँ, बिल्कुल सही, ये डीपीएसपी में भी ये एप्लीकेबल है। डीपीएसपी जो है ऐसा संविधान में नहीं दे रखा है, लेकिन हम लोग ने अपनी सुलभता के लिए, हम लोग इसको समझने के लिए, इसको जो है हम लोग ने डीपीएसपी को भी जो है इसको 3 भागों में बेसिकली डिवाइड कर दिया है। या हम कह सकते हैं कि अच्छे से पढ़ने के लिए, या हमारी जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी जो है बेसिकली देखा जाए तो 3 उसूलों पर ये चलती है। 3 जो माइंड्स जो है, 3 माइंड जो है इस पर काम करते हैं। ठीक है, हमारे जो कंपोनेंट हैं इसके डीपीएसपी के जो कंपोनेंट हैं वो 3 जो है 3 उस पे काम करते हैं। नंबर 1 क्या है? सोशलिस्ट। ठीक है, सोशलिस्ट। ठीक है, सोशलिस्ट वाला है। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक। ठीक, सोशलिस्ट और इकोनॉमिक। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक। ठीक है, नेक्स्ट है गांधीयन। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल पर। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक, और दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल पर, और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, इंटेलेक्चुअल। ठीक है, सोशलिस्ट माने समाजवादी विचारधारा पर। ठीक है, दूसरा गांधीयन विचारधारा पर, गांधीवादी सोच पर जो आधारित है, और तीसरा लिबरल माने उदारवादी, लिबरल इंटेलेक्चुअल, उदारवादी जो है, प्रबुद्ध जो है विचारधारा पर जो है ये काम करती है। तो इसको बेसिकली देखा जाए है तो ये डीपीएसपी किसमें आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 36 से 51, लेकिन ये आर्टिकल है। अभी यही आर्टिकलों को जो है इन 3 सब कंपोनेंट्स में जो है इसको रखा गया है, ताकि अच्छे से हम लोग समझ पाए कि एक्चुअली में हमारे समाज में जो है जो डीपीएसपी दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कैसे कैसे काम करती है। ठीक है, दूसरी बात जो मैं अपना पर्सनल मैं टच हमेशा देता हूं डीपीएसपी में, डीपीएसपी हमेशा याद रखना। एक मूल मंत्र आपको मैं दे रहा हूं, डीपीएसपी हमेशा याद रखना कि समाज में आज की डेट में जो समाज में जितने आज की डेट में या जब से हमारा देश आजाद हुआ है फॉर एग्जांपल, तो समाज में जितनी भी भारत में जो योजनाएं लाई जाती हैं, चाहे वो जिस सेक्टर के लिए हो, चाहे जिसके लिए हो, जो सरकारें जो है आती हैं, और सरकारें कोई भी योजना लाती हैं समाज के कल्याण के लिए, वृद्धों के लिए, या किसी के लिए भी जो समाज में जो काम किया जाता है, जो सरकार करती है, वो केवल वो सब क्या है, वो सारी की सारी योजनाएं इसी डीपीएसपी से जो है प्रभावित होती है। डीपीएसपी के माध्यम से ही इसको लाया जाता है।
समझ में एक मोटा मोटा चीजें जो है हम लोग ने समझा। ठीक है, अब हम लोग जो है किताब की भाषा में चलते हैं और जरा देखते हैं क्या है डीपीएसपी, जो मोटा मोटा हम लोग ने समझ लिया है। ठीक है, चलो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इन्यूमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 से 51। ठीक है, 36 to 51। द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन borrowed this idea from the Irish Constitution in 1937। ठीक है, 1937 में हम जो है उसको जो है बोरो कर लिया था। ठीक है, which had copied it from the Spanish Constitution। जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने मतलब आयरलैंड ने, जो कि स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको कॉपी किया था। ठीक है, आते हैं फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसके फीचर्स क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। द फ्रेज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी डिनोट्स the ideas that the state should keep in the mind while formulating the policy and enacting the law। ठीक है, इसका मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, ये क्या है, ये वो आइडिया है, वो चीजें हैं जो कि आप कोई भी पॉलिसी बनाते समय इन चीजों को जो है, ये जो चीजें दे रखी हैं आर्टिकल नंबर 36 से 51 में, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पॉलिसी को बनाएंगे। आप समाज के उद्धार के लिए, आप ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन के लिए जो है आप पॉलिसी बनाएंगे। ठीक है, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशन इंस्ट्रक्शन और द रिकमेंडेशन टू द स्टेट इन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। ठीक है, चाहे वो लेजिस्लेटिव मैटर हो, चाहे वो प्रशासनिक मैटर हो, और चाहे वो विधायिका हो, सब जगह जो भी पॉलिसी बनेगी, जो भी कार्य होगा, वो इनको देखते हुए ही इन्हीं की उसमें लय में काम जो है किया जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 36 द टर्म स्टेट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही से स्टार्ट हो रहा समझ लो। ठीक है, क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 36 द टर्म स्टेट इन द पार्ट 4 हैज द सेम मीनिंग एज इन द पार्ट 3 डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट। आर्टिकल नंबर 36 में स्टेट की डेफिनेशन है, आर्टिकल नंबर 36 में स्टेट की बात बोली गई है कि स्टेट की डेफिनेशन ऑफ स्टेट बोली गई है, ये वही है जो कि आर्टिकल नंबर 12 में बोली गई थी। ये वही, बिल्कुल वही चीज है, ये कोई अलग नहीं। और ये क्या है, ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें जो जितनी भी जो बॉडी है, जैसे सेंट्रल बॉडी, ठीक है, जैसे सेंट्रल बॉडी, जैसे स्टेट की बॉडियां, ठीक है, जैसे स्टेट की बॉडी, जैसे चाहे वो स्टेट मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, विधानसभा ये पार्लियामेंट हो गया, है ना, जैसे विधान परिषद हो गया, विधान परिषद नहीं विधानमंडल हो गया पूरा। ठीक है, जैसे विधानमंडल हो गया, जैसे लोकल बॉडीज हो गई, ठीक है, लोकल बॉडीज हो गई, ठीक, जैसे तुम्हारी लोकल बॉडीज हो गई, जैसे वो बॉडीज जो संविधान के द्वारा बनाई गई हैं, जैसे क्या एलआईसी, ठीक है, एलआईसी, ये सब चीजें क्या है, ये संविधान के नियम से बनाई गई हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ बनाई गई। इस वजह से जो है इस सारी स्टेटूटरी बॉडी जो होती है, ये सब क्या हो गई, ये स्टेट का काम करती हैं, और ये सारे आर्टिकल नंबर 36 में जो दे रखा है वही बात है। ठीक है, क्या बोला है, स्टेट इन द पार्ट 4 हैज द सेम मीनिंग एज द पार्ट 3 of dealing with the fundamental, therefore it includes legislative, executive organ of the central and the state government, all the local authorities and the all other public authorities in the country। ये सारी चीजें स्टेट में आएंगी। नंबर 2, डायरेक्टिव प्रिंसिपल resemble the instrument of instruction enumerated in the Government of India Act of 1935। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें बोला जा रहा है, इस फीचर में बोला जा रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कुछ और नहीं है, ये वही है जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो कि क्या था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस था। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, याद करो, जब 1950
1857 की जो क्रांति थी, 1857 की जो क्रांति थी, उस क्रांति के बाद में आपको याद करो 1858 का जो एक एक्ट आया था, और उससे क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म होके अब वाइसराय, अब जो है ब्रिटिश क्राउन जो है सारी चीजें देखेगा, और जब ब्रिटिश क्राउन जो है सारी चीजें देखेगा और वाइसराय की नियुक्ति हुई। अब वाइसराय को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक पूरा एक खाका तैयार करके दिया गया कि आप जो है जो रानी उसको पूरा डायरेक्ट उसको जो है शासन करेंगी, और वो रानी जो शासन करेंगी वो इसके माध्यम से, वाइसराय के माध्यम से, ठीक है, जो क्वीन होगी ये क्वीन जो है शासन करेगी, और किसके माध्यम से शासन करेगी, वाइसराय के माध्यम से शासन करेगी। और वाइसराय जो होगा वो क्या काम करेगा, वो जो भी काम करेगा उसका इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है एक पेज था, उसमें जो है सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे थे, उसी पेज को जो है बोला, इंस्ट्रक्शंस को बोला गया क्या, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला गया। इसी इंस्ट्रक्शन के आधार पर वाइसराय जो है पूरा काम करेगा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से आजाद भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है वो क्या है, हमारी जो सरकार जो राज कर रही है वो राज किसके आधार पर करेगी, इसी डीपीएसपी के माध्यम से, ठीक है। तो डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी में जो जो चीजें दे रखी हैं वो सरकार को उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, और जितनी भी पॉलिसी बनाना है वो सारी की सारी पॉलिसी डीपीएसपी के माध्यम से बनाई जाएगी। क्लियर है, ठीक है। तो कह सकते हैं हम कि डीपीएसपी कुछ और नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह है, जो कि एक्ट ऑफ 1935 के माध्यम से बोला गया था, ठीक है। इन अदर वर्ड, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन which were issued to the governor general and to the governors of the colonial of India by the British government under the Government of India Act 1935 में ये चीज दिया गया था, दो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है दिया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट, What is called the directive principle is merely another name of the instrument of instruction। जो मैंने बताया भी क्या, इसका डीपीएसपी क्या है, इसका समझ लो इसका दूसरा नाम है डीपीएसपी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम है डीपीएसपी। द ओनली डिफरेंस इज दैट दे आर इंस्ट्रक्शन टू द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, बस यही खाली डिफरेंस है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल constitute very comprehensive economic, social and political program for the modern democratic state। ठीक है, ये क्या है, ये comprehensive इकोनॉमिक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से एक प्रोग्राम है जो कि मॉडर्न इंडिया के लिए जो है एक आधार बनेगा, जो जितनी भी पॉलिसी, जितने भी डेवलपमेंट होगा इसी डीपीएसपी के माध्यम से ये किया जाएगा। ठीक है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, अभी मैं बताया हूं इन नेचर, दैट इज दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। ठीक है, कोई अगर वायलेशन होता है इसका तो इसका कोई भी कोर्ट जो है इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकती है। ठीक है, नहीं ले सकती है। ठीक है, आगे, देयरफॉर द गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, कैन नॉट बी कंपेल्ड टू इम्प्लीमेंट देम। Nevertheless, the Constitution, Article 37 itself says that these principles are fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles by making the law। आर्टिकल नंबर 37 में दे रखा है कि जो भी डीपीएसपी के जो पार्ट दे रखे हैं उनको जो है सारी चीजें, जो स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है, ये सारी चीजें जो है इसको अप्लाई करेंगी, कंप्लाई करेंगी, और कंप्लाई करने के बाद में इसी के आधार पर जो है सरकार को रन करेंगी। ठीक है, सरकार को क्या करेंगी, रन करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल दो नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ। ठीक, ये बात जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन जो डीपीएसपी है उनका उल्लंघन होता है या उनका जो है फॉलो नहीं हुई तो कोर्ट ऑफ लॉ में जो है इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन कोर्ट जो है इस चीज को जांच ये कर सकती है क्या चीजें जो है, जो कानून बनाए जा रहे हैं उसको क्या कानूनी तरीके से बनाया गया है या नहीं बनाया गया, बस इतना कर सकती है कोर्ट। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज
ruled many a times that are determining the constitutionality of any law. If a court finds that the law in a question seeks to give effect to the directive principle, it may consider such law to be reasonable in relation to Article 14, that is equality before law, or 19(6) freedom, that and thus save the such law as unconstitutionally. तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये जो है मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है क्या कि अगर जो है कई बार ऐसा होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट जो है या कोर्ट जो है कोई भी न्यायालय जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो हाई कोर्ट हो गया या सुप्रीम कोर्ट होगा, हमेशा ये जांच करता है जो हम लोग का जो आर्टिकल नंबर 13 है जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से ये चीज जांच हमेशा करता है क्या कि क्या जो कानून बनाया गया है क्या वो अकॉर्डिंग टू द डीपीएसपी के जो फॉर्म है जो चीज बताई गई है उसके हिसाब से है, क्या लॉ के हिसाब से है कि नहीं है। अगर वो नहीं है तो क्या हो जाएगा, नल एंड वाइड कर दिया जाता है। समझ में? अब जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारी जो डीपीएसपी है इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, वही चीज इसमें क्लासिफिकेशन दे रखा है। क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। हम लोग इसको अपने आप को समझने के लिए और बेहतर चीजों को मैनेजमेंट करने के लिए इसको हम लोग अपने हिसाब से जो है 3 भागों में क्लासिफाई कर रहे हैं। However, on the basis of their content and direction, they are classified into 3 broad categories, viz. Socialist, Gandhian and liberal intellectual। ठीक है, अब क्या क्या है। नंबर 1 हम लोग सोशलिस्ट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, और यहीं से हमारे आर्टिकल लगभग स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, देखो, these principles reflect the ideology of socialism। सोशलिज्म, सोशलिस्ट या सोशलिस्ट या ये समाजवादी, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज यही है कि सोशलिस्ट या सोशल, इसका मतलब क्या है। सोशलिस्ट से समाजवादी का मतलब होता है कि समानता। ठीक है, समानता किसके आधार पर, समानता इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक लेवल पर और सामाजिक लेवल पर जो है समानता की जो बात करें उसको समाजवादी कहते हैं। ठीक है, उसको समाजवादी, यही जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं इसमें कि जो इकोनॉमिक के रूप में समानता की बात करें, मतलब जैसे क्या होता है कि बहुत लोग जो है, जैसे आपने देखा होगा समाज में बहुत, जैसे पहले ऐसा होता था कि भाई बहुत लोग होते थे, उनके पास बहुत पैसा है, ठीक, बहुत पैसा है, और कुछ ऐसा वर्ग है समाज में जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, बेचारे के पास खाने तक नहीं है। और बहुत लोगों के पास इतना पैसा है, ठीक है, कि इतना ज्यादा पैसा है कि वो मतलब पैसा मतलब उनको भी नहीं मालूम कि कितना ज्यादा पैसा है, इतना ज्यादा पैसा है। तो इस गैप को दूर करने के लिए हमारी जो सरकार है, सरकार को ये निर्देश है डीपीएसपी के माध्यम से कि सरकार हमारी जो है ऐसे नियम कानून बनाएगी कि ये जो असमानता है, इस असमानता को दूर किया जाए और सबके हैव एंड हैव नॉट्स, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है हैव एंड हैव नॉट्स, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है उसके गैप को कम किया जाए और सबको समान लेवल पर लाया जाए। कैसे ला सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, समाज, हमारी सरकार इस लेवल पर काम भी करती है। जैसे इकोनॉमिक की बात करें, जैसे आपने देखा होगा इनकम टैक्स, हमारा जो इनकम टैक्स है कैसा है, ये प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है कि जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा इनकम टैक्स लगेगा। भाई जिसकी इनकम बिल्कुल जीरो, बिल्कुल कम है, मान लो 2.5 लाख तक बिल्कुल कम, अभी तो स्लैब चेंज हो गया है, अभी 3 लाख हो गया, 3 लाख तक जो है इनकम टैक्स बिल्कुल जीरो। ठीक, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में फिर 5%, फिर उसके बाद में 10%, ऐसे करके जो है अकॉर्डिंग टू इनकम आपका इनकम जो है टैक्स लगेगा। मतलब जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा आपका टैक्स लगेगा, और जितना कम होगा उतना टैक्स कम लगेगा या नहीं लगेगा। समझ में? तो समानता लाने के लिए ये सब काम किया जाता है। फिर आता है फिर सामाजिक, ठीक है, इकोनॉमिक, जो ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, बेसिकली देखा जाए तो समाजवादी जो शब्द है इसमें दो चीजें आती हैं, एक आर्थिक लेवल पर और एक सामाजिक लेवल पर। अब सामाजिक लेवल पर बराबरी कैसे करना है, ठीक है, सामाजिक लेवल पर ऐसे बराबरी करना है
कि जैसे कि मान लो कोई पिछड़ा वर्ग है, उस पिछड़े वर्ग को आप रिजर्वेशन दे दो। रिजर्वेशन देने के बाद में क्या होगा कि वो बंदा क्या है, समाज में क्या है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो रिजर्वेशन क्या है। अब जैसे क्या हुआ कि 2-3 कैटेगरी है, जनरल है, ओबीसी है, ठीक है, और ये SC ST है, ठीक है, SC ST। अब हुआ क्या कि जैसे मान लो कोई एग्जाम हुआ, ठीक है, अब एग्जाम हुआ, अब एग्जाम पे मेरिट गई 100 नंबर। जो जनरल वाला बंदा है इसको 100 नंबर मिलते हैं, तो ये बंदा क्वालिफाई करता है। अब ओबीसी वाला है, तो ओबीसी वाला चूंकि आज के डेट में देखा जाए तो ओबीसी वाले लगभग बिल्कुल समान इस लेवल में आ गए हैं, तो इस वजह से इनको रिजर्वेशन बहुत कम मिलता है। इनके मेरिट वेरिट लगभग बिल्कुल साथ जाती है, मान लो 98 मेरिट गई इनकी, ठीक है। और SC ST में क्या है, मान लो इनकी मेरिट जो है करीब 85 चली गई या 85 चली गई, ठीक है, या 90 मान लो चली गई, ठीक, 90 चली गई। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ये सामाजिक रूप से जो है बहुत पिछड़े, सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए थे, जिसकी वजह से जो है इनको जो है समान लेवल पर लाने के लिए, तो क्या होगा जब इसको 90 नंबर, इसको अब एक बंदा है जो 90 नंबर ही लेके आराम से क्वालिफाई कर लेगा, तो क्या होगा इसको जब नौकरी मिलेगी, तो इसके घर में क्या होगा, पैसे आएंगे तो अच्छा खान पीन, अच्छा सोशल स्टेटस बन जाएगा पूरे समाज में। तो क्या होगा, ये इन जो और भी जो स्वर्ण लोग हैं, जो उच्च लोग हैं, उनके जो है समान लेवल पर ये आ जाएगा। इसी वजह से जो है ये सारी चीजें जो है समाजवादी पार्ट में जो है किया जाता है। आप लोग एक एक को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। These principles reflect the ideology of socialism. They lay down the framework of the democratic socialist status, aim at providing the social and economic justice, and set the path towards the welfare state. ठीक है, एक कल्याणकारी राज्य को बनाने के लिए जो है हमें प्रतिबद्ध रहते हैं और इन्हीं के लिए जो है ये काम करते हैं। दे डायरेक्ट द स्टेट, क्या डायरेक्ट करते हैं, निर्देश देते हैं स्टेट को, ठीक है, क्या, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग द सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय द जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन द इनकम स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, आर्टिकल नंबर 38 जो है ये कहता है। ठीक है, तो ये बोला क्या है आर्टिकल नंबर 38 में, या समाजवादी के पार्ट में देखा जाए तो आर्टिकल नंबर 38 क्या बोला गया है कि आपके समाज में जो सोशल है, सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, और जो इनकम स्टेटस है या फैसिलिटी का स्टेटस है, उसको जो है समान रूप से जो है इसको बांटा जाए, ताकि जो समाज का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके और समाज का हर एक वर्ग का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ऐसा ना हो कि समाज का रिच बिकमिंग द रिचर एंड द पुअर बिकमिंग द पुअरर एंड पुअरर। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो रिच पर्सन है या जो गरीब बंदा है वो गरीब से गरीब बनता जा रहा है और अमीर बंदा अमीर से अमीर बनता जा रहा है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चीज हमारे समाज में जो स्टेट ऐसी पॉलिसी बनाए कि सबको जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, फैसिलिटी, सारी चीजें हो। क्लियर है? नेक्स्ट, टू सिक्योर द राइट टू एडुकेट मीन ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल द सिटीजन। ठीक है, ऑल द सिटीजन जो है, जितने भी सिटीजन हैं उनका लाइवलीहुड के लिए जो है एक ऐसे समान जो है चीजें बनाई जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइवलीहुड के लिए सरकार ये डीपीएसपी के माध्यम से ये सारी चीजें करती भी है। अब जैसे रोजगार के लिए इसमें बोला है कि रोजगार 39 में क्या बोला है रोजगार के बारे में, रोजगार के लिए एक समान अवसर प्रदान करना। ठीक, अब देखिए जैसे कोई वैकेंसी आती है ना, जैसे कोई वैकेंसी आती है, सरकारी वैकेंसी निकलती है, मान लो एसएससी की वैकेंसी आई। ठीक है, एसएससी की वैकेंसी आई, तो क्या इसमें एसएससी की वैकेंसी में कोई ऐसा होता है क्या कि इसमें सिर्फ मेल भर सकते हैं, इसमें क्या फीमेल भर सकती हैं, इसमें सिर्फ एससी वाले भर सकते हैं, या इसमें या जनरल वाले भर सकते हैं? ठीक, ऐसा तो होता नहीं।
तो ये एसएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई या किसी के माध्यम से जो वैकेंसी निकाली जाती है, ये सबके लिए समान वैकेंसी निकाली जाती है। तो इसी डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए कि सबको समान अवसर प्रदान करना है। हाँ, उसके लिए कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया रखा जा सकता है जरूर, ठीक है। जैसे कि क्या है, मान लो एसएससी की वैकेंसी है, कुछ ऐसे वैकेंसियां हैं जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड की जरूरत है, तो उसमें ये बोला कि भाई देखो जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो इन प्रकार के हैं। भाई मेल है, उसको जो है इतने किलोमीटर की जो है रेस करनी आनी चाहिए, है, उसका जो है चेस्ट इतना होना चाहिए, ठीक है, और इतना जो है पुशअप कर लेना चाहिए, उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीजें एक एलिजिबल क्राइटेरिया जरूर रख सकते हैं, लेकिन एक आप जो है ये बेसिस पर जो है आप ये मतभेद नहीं कर सकते कि आप जो है मेल को सिर्फ कर सकते हो या मेल या फीमेल को आप करे हो या जनरल को करे हो या एससी को करे हो या ओबीसी करे हो, ठीक। तो समान अवसर जो मिलता है वो यही डीपीएसपी के माध्यम से आपको दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 39B की बात करें, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ठीक, कोई भी रिसोर्स है वो इक्विटेबल रिसोर्स जो है आपको मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे दिल्ली में अगर बात करें, दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में दिल्ली सरकार जो वो है पानी है, फॉर एग्जाम्पल पानी है, दिल्ली जल बोर्ड है यहाँ पर, ठीक। दिल्ली जल बोर्ड क्या करता है कि भाई पानी जितने भी पूरा समाज है, ठीक है, जितना भी दिल्ली है, पूरी दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ियां चलती हैं, दिल्ली जल बोर्ड जो है पानी सप्लाई करता है। तो वो क्या है, वो ऐसा नहीं है कि वो जल बोर्ड जो है वो सबको अलग अलग दे रहा है पानी, ठीक। कुछ वर्ग है उनको जो है अलग पानी दे रहा है, उनको कम पानी दे रहा है, किसी को ज्यादा पानी दे रहा है, किसी को कम दे रहा है ना, या मतभेद कर रहा है, ऐसा नहीं। तो यही डीपीएसपी के माध्यम से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो भी रिसोर्स होता है वो सारी चीजें, जैसे बिजली है तो बिजली क्या है, बिजली मान लो जो हमारे जो भी वो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में क्या है, टाटा का है, टाटा पावर, टीपीडीडीएल होता है ना, टाटा पावर है। जैसे यूपीपीसीएल है, अपने यहाँ यूपीपीसीएल है, मध्यांचल का है, ठीक। तो अब ये क्या है, ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। बिजली क्या है, बिजली ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा बिजली दे दिया, किसी को कम बिजली दे दिया, ऐसा नहीं, सबको समान रूप से आपकी जितनी नीड है आप अपने हिसाब से अप्लाई करो। आप 1 किलोवाट का लेना है, आपको 1 किलोवाट का मिलेगा, आपको 10 किलोवाट का लेना है, आप 10 किलोवाट ले लीजिए, ठीक। आप जितना भी आप यूज करोगे उसके आपसे यूनिट के हिसाब से जो है आपका चार्ज हो जाएगा, समझ में। तो ये क्या है, समान अवसर पर समान जो है रिसोर्स को डिवाइड करना, ये जो है डीपीएसपी के माध्यम से होता है। 39C की बात करें, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन। अब 39C में क्या बोला गया है कि जो प्रिवेंशन ऑफ जो वेल्थ है, ठीक है, वेल्थ है या कोई रिसोर्स है, कंसंट्रेशन एक जगह ना हो पाए, ये चीज बहुत ध्यान देना है कि एक ही जगह पर वेल्थ इकट्ठा ना हो जाए, एक ही आदमी के ऊपर, एक समाज के पास जो है वो वेल्थ इकट्ठा ना हो जाए, वो सबके पास रहे बराबर। ये समाज को ऐसा देखना है और सरकार को ऐसे नियम कानून बनाने हैं ताकि जो है समाज जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो पाए। जैसे आपने देखा पहले क्या होता था, पहले जो बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे, तो उनके पास क्या होता था, बहुत सारी एकड़ जमीन, है ना, बहुत सारी एकड़ जमीन हुआ करता था। और जो समाज के जो लोएस्ट जो पीपल होते थे, उनके पास पता चला बिल्कुल जमीन ही नहीं है, बेचारे खा भी नहीं, इतनी भी जमीन नहीं है कि वो अपने फैमिली के लिए जो है वो राशन वहां से निकाल सके, ठीक। तो इतनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन की जो है दिक्कत हुआ करती थी। इसी वजह से समाज में क्या हुआ, चकबंदी का सिस्टम आया और बोला गया क्या कि अब जो बड़े लोग हैं उनकी जमीन को लेके और जो छोटे लोग हैं उनके जमीन में उनको क्या किया गया, उनको जमीन बांटा गया, उनको एक प्लॉट, उनको 1 बीघा या 2 बीघा या जितनी मान लो उसकी नेसेसिटी है, जितना उसका परिवार है, उस परिवार के हिसाब से जो है देखा गया कि भाई बीपीएल परिवार कौन है, उन बीपीएल परिवार को पूरी जांच वाच मुआयना करने के बाद में फिर उनको जो है प्लॉट के डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, ठीक है। जैसे आपने देखा है कि जो हाउसिंग जो बनाई जाती है,
हाउस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो किस आधार पर? इसी आधार पर। भाई देखो, जैसे आपने देखा होगा सरकार जो है हाउस बनाती है ना, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, क्या कहती है कि हम लोग जो झुग्गी झोपड़ी जो है, हम लोग अगर हमारी सरकार बनी तो ये झुग्गियां जो है, ये झोपड़ियां में रहने वाले लोग जो है, इनको जो है झुग्गी मुक्त करेंगे, इनको पक्का मकान देंगे। पक्का मकान कैसे? इसी वजह से डीपीएसपी के माध्यम से देते हैं, इनको बना बना के जो है पक्के मकान बनाएंगे और पक्के मकान बना के इनको जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, ताकि सबके पास वेल्थ जो है समान रूप से हो पाए। ठीक, कोई ऐसा बंदा ना हो कि कोई बंदा है जो बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी कोठी में रह रहा है, और कोई बंदा जो है एक बिल्कुल रोड पर जो है फुटपाथ पर रह रहा है। अगर फुटपाथ पर रह रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि ये सरकार की नाकामी है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी बंदा जो है फुटपाथ पर ना सोए, कोई भूखा ना सोए और कोई बंदा बेरोजगार ना रहे। ये सारी चीजें जो है सरकार को करना अनिवार्य है। किसके माध्यम से? डीपीएसपी के माध्यम से ये निर्देश दिया गया है सरकार को, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, नेक्स्ट उसके आगे देखो, फिर आता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सरकार ऐसे कानून बनाए ताकि इक्वल पे हो, सबकी इक्वल पे हो और इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे हो, और कोई भी भेदभाव इस तरीके का ना हो कि मेल्स को ज्यादा पैसे दिए जाए या फीमेल्स को ज्यादा पैसे दिए जाए, या फीमेल को ज्यादा पैसे दिए जाए या मेल को कम पैसे दिए जाए। तो ये चीज, ये कोई ऐसा कानून सरकार बनाए कि कोई भी डिस्पैरिटी सबों में ना हो। समझ में है? ठीक, तो देखो इसके लिए जो है सरकार पॉलिसी भी बनाती है, जैसे मनरेगा हो गया, है ना, मनरेगा हो गया। मनरेगा में जो है क्या होता है कि भाई जो गांव के लोग होते हैं, जो आसपास के जो 5 किलोमीटर के जो रेंज के लोग होते हैं, उनके लिए भाई काम दिया जाता है। ठीक, एक मिनिमम वेज जो है डिसाइड है, इतना पैसा आपको मिलेगा, और उतना पैसा मिलेगा मतलब वो सबको मिलेगा, चाहे वो क्या है, चाहे वो मैन हो, चाहे वो वुमेन हो, ठीक है, सबको। जैसे मान लो इसको मान लो 500 रुपया मिला एक काम करने के लिए, वही काम करने के लिए इसको भी 500 रुपये मिलेगा। और आपने देखा जितनी सरकारी योजनाएं होती, जितनी भी सरकारी योजना हो या सरकारी नौकरियां हो, ठीक है, उन सब में ये चीज एप्लीकेबल है। आपने देखा होगा जो सरकारी नौकरी निकलती, फॉर एग्जाम्पल सरकारी नौकरी निकलती है, ठीक, चाहे पुलिस की हो चाहे जिसकी भी हो, ठीक है। मान लो एसएससी की मैं बार बार बात करता हूँ, एसएससी की निकली या यूपीएससी की निकली या पीएससी की स्टेट पीसीएस की निकली, ठीक। अब मान लो जैसे एक एसडीएम है, ठीक है, आप ध्यान से समझना, एसडीएम जो वैकेंसी निकली, क्वालिफाई हो गया, एसडीएम बन गया। अब एसडीएम चाहे महिला हो और चाहे पुरुष हो, दोनों की सैलरी क्या होगी? समान होगी। ऐसा नहीं कि मेल होगा तो उसकी ज्यादा होगी और फीमेल होगी तो उसकी कम होगी, समान, बिल्कुल समान। एसडीएम की सैलरी क्या होगी? समान भत्ते, समान सैलरी, बेसिक जो होगी वो भी समान होगी, समान जो है इनके अलाउंसेस होंगे। क्लियर है? और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें ये भी कोई डिस्पैरिटी नहीं की जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट द फोर्सफुली अब्यूज। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसी के माध्यम से बताया गया है क्या कि जो हमारा वो प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ के लिए सरकार ऐसे कानून बनाए कि हेल्थ जो है, हमारा जो समाज है, हमारे जो इंडिया है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, उसके लिए आप जो सरकार बने, आप चुन के आए हो, आपको जनता ने चुना है, तो जनता के लिए आप ऐसे कानून बनाए कि आप ऐसे हॉस्पिटल्स बनाए, आप जो है हेल्थ यूनिट्स बनाए, ताकि उनकी जो है हेल्थ को जो है बहुत अच्छे से इसको देखा जा सके, उनकी हेल्थ को जो है कोई इशू ना हो पाए। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में देखिए आप कैसे जो दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली की सरकार ने हेल्थ सेक्टर में इतना जबरदस्त काम किया है। क्या है, जो मोहल्ला क्लिनिक, आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, इतना जबरदस्त, चाहे 1 रुपए से लेके 10 लाख तक जो है, अगर कोई भी खर्चा भी होगा, 1 रुपए से लेके 10 लाख तक जो है, चाहे टेस्ट हो चाहे कोई ऑपरेशन हो, वो सब का सब जो है क्या है, मुफ्त है। ठीक, तो ये किसके माध्यम से करती है? ठीक, और क्या बनाते हैं? आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, ठीक है, AAMC, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बना रखा है। ठीक है, किसके लिए? यही डीपीएसपी के माध्यम से जो है इन्होंने बनाया है कि समाज में जो हमारी जिस जनता ने हमको चुना है, उस जनता के लिए जो है
बेस्ट से बेस्ट जो है हेल्थ स्कीम जो हो सकती है वो हम जो है करेंगे। ठीक है, तो ये किसके माध्यम से करती हैं? डीपीएसपी के माध्यम से। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक एक छोटी छोटी यूनिट होती है डिस्पेंसरी टाइप में। ठीक है, छोटा सा यूनिट होता है, उसमें डॉक्टर बैठेगा, ठीक है, और जो मेडिकल स्टाफ है वो बैठेगा, और जरूरतमंद के जो है डे टू डे जो भी हेल्थ इश्यूज है वो सारी की सारी रिजॉल्व जो है इसी आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में हो जाती है। ठीक है, तो समाज में जो है हेल्थ यूनिट बनाया जाए, सरकारी अस्पताल को जो है दुरुस्त किया जाए, उसमें डॉक्टर्स बैठे, उसमें दवाइयां सारी मुहैया कराई जाए, ताकि कोई भी वर्ग जो है हेल्थ के इश्यू में जो है इसको गड़बड़ी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट चिल्ड्रंस अगेंस्ट, और चिल्ड्रन इसी में है चिल्ड्रंस अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज। फोर्सफुल किसी बच्चे को जो है उसको फोर्सफुली काम करने के लिए जो है इसको ना कहा जाए। जैसे उसमें आर्टिकल नंबर 24 में भी हम लोग ने देखा था फंडामेंटल राइट में, क्या कि आप जो है जबरदस्ती से आप किसी बच्चे को जो 14 साल का बच्चा है उसको जो है आप काम नहीं करा, 14 साल की कम उम्र का बच्चा है उसको आप काम नहीं करा सकते हो। इवन आप जो है चाय की टपरी पर भी उसको काम नहीं करा सकते हो। ये सारी चीजें उसको लिए छूट है। क्लियर है? नेक्स्ट समझते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 39 में बोला गया है। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, और उनको जैसे न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी, अब बच्चा जन्म हुआ या बच्चे माँ प्रेग्नेंट है, ठीक है, माँ प्रेग्नेंट है और उसको जो है देखरेख लिए, उसके बाद में जो बेबी हुआ तो उस बेबी की देखरेख लिए ये सरकार ऐसे कानून बनाए ताकि जो है उसका डेवलपमेंट, माँ और बच्चे दोनों का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, हो सके इसीलिए सरकार ऐसे कुछ कानून बनाए। और देखिए सरकार जो कानून बनाती है, आपने देखा होगा आंगनबाड़ी का स्ट्रक्चर, गांव स्तर में जो है आंगनबाड़ियां होती हैं, उस आंगनबाड़ी का मेन मुद्दा यही होता है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, छोटे से बच्चे हैं या माँ है, ठीक है, उनको जो है देखरेख करना, उनके लिए जो मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उनको हॉस्पिटल ले जाना, उनको हॉस्पिटल से जो है दवाइयाँ, जो नेसेसिटी दवाइयाँ हैं, जो आयरन की गोलियां हैं, या बच्चे जन्म होने के बाद में बच्चों को जो है जो चीजें मिलना है, जो न्यूट्रिशन देना है, वो सारी चीजें प्रोवाइड कराना। तो ये सरकार अपने लेवल पर जो काम करती है डीपीएसपी के माध्यम से सरकार को करना चाहिए। नेक्स्ट, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। ठीक है, 39A में ऐसा बोला गया है कि फ्री लीगल एड। हमारे समाज में बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारे समाज में जो है बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी, मैंने बताया जैसे आपको कि जो रियलिटी है वो बहुत अलग होती है। ठीक है, कि बहुत इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी है, बहुत सारे लोग जो है रिच हैं, बहुत पुअर हैं, समाज में हर प्रकार के लोग हैं। आप मान लो क्या हुआ, किसी आदमी के लिए, किसी आदमी को जो है कोई आदमी मार दिया, ठीक है, मान लो मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, ठीक है, ये बेचारा बहुत पुअर है और ये बहुत रिच है। ठीक है, रिच बंदे ने क्या किया, इसको प्रताड़ित कर रहा है, इसको पता चला, ये जब जाता है घर से निकलता है तो इसको बुली करता है, इसको जो है गाली गलौज देता है और तमाम प्रकार की यातनाएं करता है, और कभी कभी इसको जो है गाली गलौज मारने पीटने वाली भी चीज करता है। अब ये बेचारा, अब ये गरीब है, इसके घर में खाने तक सही से नहीं है, तो ये बेचारा क्या करेगा। तो समाज में जो सरकार बनी है, सरकार का ये दायित्व बनता है कि सरकार कोई ऐसे कानून बनाए ताकि जो समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनको जो है न्याय से वंचित ना हो पाए। इस वजह से इनको फ्री में लीगल एड दिया जाए, इनको फ्री में जो है कानूनी सहायता दिया जाए और फ्री में इनके लिए वकील को मुहैया कराया जाए, ताकि जो है ये अपना केस जो है उनके माध्यम से जो है लड़ा जा सके। ठीक है, एक मैं छोटा सा एग्जांपल लिया हूं, बहुत बार ऐसा भी होता है क्या कि समाज में जैसे मान लो जो 307 हो गया, 302 मर्डर हो गया, ठीक है, तो क्या होता है, मान लो किसी ने भाई समाज में बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, बहुत दादागिरी करते हैं, दादागिरी के माध्यम से जो है समाज के जो छोटे वर्ग हैं उनको जो है प्रताड़ित कर रहे हैं। अब पता लगा प्रताड़ित भी कर रहे हैं और प्रताड़ित भी हो रहा है ना, लेकिन उसके पास चूंकि पैसा नहीं है, भाई कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो वहां पर वकील लोग जो है मोटी रकम लेंगे, मोटी रकम देने के लिए बेचारा जो है वो एबल नहीं है, तो वहां पर वो क्या करे, तो सरकार ऐसे कानून बनाए ताकि उसको जो है फ्री में जो है
उसको वकील मुहैया करा जाए, उसको न्याय जो है दिया जाए। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर जो है 39A के माध्यम से इसको बताया गया, टू इंश्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन केसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड टू डिसेबलमेंट। ठीक है, अच्छा, डीपीएसपी के माध्यम से आर्टिकल नंबर 41 में ये बताया गया है, टू सिक्योर द राइट ऑफ टू वर्क। ठीक है, वर्क के लिए जो है सरकार ऐसे कानून बनाए कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको खत्म किया जा सके। ठीक, तो एम्प्लॉयमेंट के जो है खूब सारे रोजगार के जो है योजना बनाए, खूब सारे रोजगार का सृजन करे सरकार, ताकि जो है अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीजें जो है हमारे समाज में ये ना हो पाए। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे और अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे, जब तक एम्प्लॉयमेंट उसको ना मिल जाए तो उसको जो है जैसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। ठीक, तो समाज में ये जो बेरोजगारी भत्ता और ये सारी चीजें जो दी जाती हैं, ये यही डीपीएसपी के माध्यम से समाज के कल्याण के लिए ये किया जाता है कि अगर सब समाज में जब एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है, जब तक सरकार जब तक वैकेंसी नहीं निकाल पा रही है, तब तक युवाओं को जो कि ग्रेजुएट हैं या अदर जो क्वालिफिकेशन जो उसमें निर्धारित है उतना है और फिर भी उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो उसको जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। जैसे ओल्ड एज है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं आज की डेट में, अब ज्यादातर ये जो सिस्टम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कि बच्चे बड़े हो गए, बूढ़े माँ बाप को जो है बाहर निकाल दिया, तो बूढ़े माँ बाप जो है वो इधर उधर ना भटके, उनके लिए वृद्ध आश्रम बनाए। वृद्ध आश्रम बनाने के लिए जो तुम्हारे डिसेबल्ड है उनके लिए जो डिसेबल्ड पेंशन दी जाए। ठीक है, जो डिसेबल्ड पेंशन, विकलांग पेंशन दी जाए, और जो वृद्धों के लिए पेंशन होता है, वृद्धा पेंशन होता है, वो सारी चीजें जो ये सब करती है समाज में, ये सब जो है ये इनको निर्देश है, इसी डीपीएसपी के माध्यम से ये सरकार 41 आर्टिकल नंबर में करती है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 42 की अगर बात करें, टू मेक द प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव। ठीक है, सरकार ये भी ध्यान में रखते हुए कानून बनाए कि जो महिलाएं हैं या पुरुष है, जब काम करने जाए, चाहे वो सरकारी सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, या कहीं भी काम करने जाए, तो काम करने जैसी कंडीशन वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो बेसिक नेसेसिटी है, पहले तो वो, जैसे मान लो जब काम करने गया तो वहां पर टॉयलेट की व्यवस्था मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए, पानी पीने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, और उसके साथ साथ में प्रॉपर वेंटिलेशन। ठीक, ऐसा ना हो कि काम करे तो वहां घुटन जैसी महसूस हो रही है, तो ये सारी चीजें जो है ये प्रोवाइड जो है कराने की जिम्मेदारी जो है ये सरकार ऐसे कानून बनाए, और जो लोग ऐसा नहीं काम करते हैं उनके लिए जो सरकार जो है उनको दंडित करे। क्लियर है? ठीक है, और जैसे आपने देखा होगा कि जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो उसमें जो है लेबर यूनियन सब बनाई जाती है। इसी वजह से लेबर यूनियन बनाई जाती है, किस वजह से? ताकि लेबर यूनियन जो है अपनी जो लेबर है उस लेबर की क्या नीड है वो सारी चीजें मैनेजमेंट से बता सके, मैनेजमेंट ताकि उन सारी नीड को जो है पूरा कर सके। ठीक है, और जैसे जिस टाइप का वर्क है, मान लो जैसे किसी टाइप में, जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है, वहां पर वेल्डिंग का काम होता है, तो वेल्डिंग के लिए जो प्रॉपर किट, जो चश्मे इसमें होते हैं, वो सारी चीजें प्रोवाइड कर सके। बिजली की कोई एजेंसी है तो बिजली के लिए जो प्रॉपर ग्लव्स हो गए, उनका जो हेलमेट हो गया, ड्रेस हो गई, वो सारी चीजें प्रोवाइड कराना जिम्मेदारी होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस फैक्ट्री की। क्लियर है? ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सके। टू सिक्योर a living wage, a decent standard of life, and social and the cultural opportunity for the all worker। ठीक, मिनिमम वेज निर्धारित करा जाए, सरकार ऐसे कानून बनाए कि कोई भी ऐसा ना हो कि भाई कोई ऐसा ना हो कि सरकार, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट में, बंदे काम कर रहे हैं, किसी को कुछ पेमेंट दी जा रही है, किसी को कुछ पेमेंट दी जा रही है। पता चला ऐसा ना हो कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर मान लो 10 वर्कर हैं, अब ये मैनेजमेंट है, ये डायरेक्टर है, अब मान लो 10 में से 3 लोग इसको